दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। लास्ट क्लास में हमने कोण के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में। क्या है आज का हमारा टॉपिक? त्रिभुज और चतुर्भुज। तो आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। त्रिभुज 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 जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है हमें, त्रि माने तीन और भुज माने भुजा, यानी कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक आकृति जो होती है, बंद आकृति, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसे हम ट्रायंगल भी कहते हैं। ट्रायंगल की हिसाब से इसका मतलब हुआ ट्राय माने तीन और एंगल माने कोण, यानी कि तीन कोणों से बनी हुई बंद आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज है। बहुभुज क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा भुजाएं हैं, इसलिए ये बहुभुज है। वास्तव में यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है, क्योंकि ज़्यादातर बहुभुज जो होते हैं वो चतुर्भुज होते हैं, पंचभुज होते हैं, षष्ठभुज होते हैं, सप्तभुज होते हैं, अष्टभुज होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज जो है वो त्रिभुज होता है। हम त्रिभुज ABC के लिए सांकेतिक रूप से त्रिभुज ABC लिखते हैं। सांकेतिक रूप क्यों बोला इन्होंने कि कैसे आप इसे शो करेंगे? देखिए, हम त्रिभुज को ऐसे शो करते हैं। तो जैसे कोई त्रिभुज है EFG, तो उसे आप कैसे शो करेंगे? त्रिभुज ये वाला साइन बनाकर और फिर EFG। अब देखिए जैसे ये त्रिभुज है ABC, तो इसमें एक त्रिभुज तो हमें ये नजर आ रहा है कि ABC। दूसरा त्रिभुज कौन सा नजर आ रहा है? दूसरा त्रिभुज हमें नजर आ रहा है ABD, ये भी एक त्रिभुज है। और एक त्रिभुज इसके अंदर और है, एक त्रिभुज कौन सा है? ADC। और सबसे बड़ा वाला त्रिभुज तो आपको पता ही है, ये त्रिभुज कौन सा है? ABC। तो इस आकृति में हमारे सामने तीन त्रिभुज हैं, सबसे बड़ा, फिर ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। त्रिभुज की भुजाएं और कोण। त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? ये त्रिभुज है हमारे सामने एक, ये हमने एक त्रिभुज बनाया। अब देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं? एक, दो, तीन, तीन भुजाएं। तो बस यही त्रिभुज की भुजाएं हैं। और इसमें कोण कौन कौन से हैं? देखो, ये है त्रिभुज A, इसे यहाँ A लिखा, ये B लिखा और ये C लिखा। तो इसमें एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीन कोण होगा इसके। देखिए त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। अब शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष ये होगा, ये रहा A है एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष कौन सा है? B। जहाँ दो भुजाएं मिलती हैं उसके उभयनिष्ठ बिंदु को ही शीर्ष कहते हैं। तो तीन भुजाएं कौन कौन सी हुई? तीन भुजाएं हो गई AB, BC और AC। और तीन शीर्ष कौन से हुए? तीन शीर्ष हो गए ABC। और तीन कोण कौन से हुए? तीन कोण हुए एंगल A, एंगल B और एंगल C। त्रिभुज ABC में तीन भुजाएं AB, BC और CA हैं, इसके लिए तीन कोण है एंगल BAC। आप इसे BAC भी कह सकते हैं और आप इसे एंगल A भी कह सकते हैं। ऐसे ही एक कौन सा है? BCA, BCA, तो आप इसे BCA भी कह सकते हैं और आप इसे एंगल C भी कह सकते हैं। ऐसे ही कौन सा है? ABC, तो इसे भी हम एंगल B भी कह सकते हैं। और तीन बिंदु कौन से हैं? A, B और C त्रिभुज के तीन शीर्ष कहलाते हैं। अब त्रिभुज के भाग भी तीन ही होते हैं। कैसे होंगे तीन भाग? देखो, ये एक त्रिभुज है, तो एक तो हो गया इसका अंदर का भाग, ये अंदर का भाग जो है सारा, ये अंदर का भाग, ठीक है, अभियंतर। एक हो गया इसके बाहर का भाग, ये बाहर का सारा भाग जो भी त्रिभुज के सारा बाहर का भाग है, ये हो गया इसका बहिर्भाग। और एक हो गया ये त्रिभुज के ऊपर का ही भाग जो त्रिभुज पे ही है, तो ये हो गया त्रिभुज पर। तो कितने भाग हुए? इसके भाग हुए तीन भाग होते हैं त्रिभुज के। अब देखिए, एक बहुभुज होने के कारण एक त्रिभुज के तीन भाग होते हैं। एक होता है बहिर्भाग, अभी मैंने आपको बताया, एक त्रिभुज पर, और एक होता है एक अभियंतर होता है। तीनों भुजाओं के अंदर के भाग को अभियंतर कहते हैं। अभियंतर यानी कि सारा अंदर का भाग, ये जितना भी सारा भाग है इस बंद आकृति के अंदर का जितना भी भाग है, इसे हम क्या कहेंगे? अभियंतर भाग। भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को त्रिभुज पर, अब जैसे मैंने कोई बिंदु यहाँ बना दिया, एक बिंदु C, एक बिंदु यहाँ बना दिया D, तो ये क्या है? भुजा त्रिभुज पर। और तीन भुजाओं से अंदर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं। तो ये हो गया बहिर्भाग। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रेखाखंड से बनी बंद आकृति एक बहुभुज कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि रेखाखंडों से बनी हुई होती है। जैसे त्रिभुज में तीन रेखाखंड हैं, ये देखिए
ये 3 रेखाखंडों से बनी आकृति हो गई। अब अगर हम चतुर्भुज लें तो चतुर्भुज में 4 रेखाखंड होते हैं, ये देखिए, तो ये 4 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति हो गई। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण भाग इसके पड़ेंगे। बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजा कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज की ये भुजाएं थी 3, ये ए बी सी, तो ए बी, बी सी और सी ए। ऐसे ही यहाँ पे इसकी भुजाएं क्या हो गई, ए बी सी डी। तो कौन कौन सी हुई, ए डी, डी सी, सी बी और बी ए। अब आगे क्या लिखा है, कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु हो। देखो ये एक भुजाएं है और ये एक भुजा है, इसमें उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु ये रहा, बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती हैं। तो ये वाली ए बी और बी सी आसन हुई, और दूसरी आसन कौन सी हो सकती हैं, ए सी और सी बी आसन होंगी। और कौन सी आसन होंगी, बी ए और ये। यानी कि कुल बात यही कहना चाह रहे हैं कि 2 भुजाओं में अगर कोई कॉमन पॉइंट है तो उसे ही हम कहेंगे आसन भुजाएं। अब देखिए ए बी और डी सी ये आसन भुजाएं नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, पर ए डी और डी सी आसन भुजाएं हो सकती हैं क्योंकि इनमें एक अंत्य बिंदु स्थित है। 2 भुजाएं जहाँ मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। ये हमने पढ़ा था अभी कि ये इसका शीर्ष है, ये भी इसका शीर्ष है, ये भी इसका शीर्ष है। इसमें कितने शीर्ष हैं, इसमें 4 हैं, ए डी सी और बी। अब देखिए बहुभुज की एक भुजा के अंत्य बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत्य बिंदु, अब देखो ये बहुभुज है, इसकी एक ही भुजा कौन सी है, ये भुजा है। अब इसके ये भी अंत्य बिंदु है, ये भी अंत्य बिंदु, तो ये इसके आसन शीर्ष हैं, ये आसन शीर्ष हो गए। ऐसे शीर्ष जो आसन नहीं हैं को मिलाने से बना रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। अब देखो ये जो शीर्ष है ये, और ये तो आसन हुए क्योंकि ये एक ही भुजा पर बने हुए शीर्ष हैं, पर ये वाला ए पॉइंट और सी पॉइंट ये तो आसन शीर्ष नहीं हुए। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर दूं यानी कि इन्हें मिला दूं तो इनसे बना हुआ जो ये रेखाखंड है इसे हम कहेंगे विकर्ण। ऐसे ही डी और बी जो है ये आसन शीर्ष नहीं हुए, तो इनसे बना हुआ जो विकर्ण है इसे भी हम क्या कहेंगे, डी बी को, इसको भी हम क्या कहेंगे, विकर्ण। आगे चलते हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली 2 किरणों से एक कोण बनता है। प्रारंभिक बिंदु वाली 2 किरणों से एक कोण बनता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये रही 2 किरण, इनसे क्या बन रहा है, कोण। जैसे हमने यहाँ क्या लिया, एक लिया हमने ए, एक हमने लिया बी, ये हो गया ओ। तो 2 किरणें ओ ए और ओ बी कोण ए ओ बी बनाती हैं। यदि ओ ए और ओ बी ये क्या बनाती हैं, कोण ए ओ बी, या फिर इसे हम कह सकते हैं बी ओ ए, या कह सकते हैं एंगल ओ। इसे बी ओ ए से भी लिख सकते हैं। कोण से संबंधित 3 क्षेत्र हैं। कोण पर, जैसे त्रिभुज पे भी 3 भाग होते हैं, ऐसे ही कोण के संबंधित में भी 3 भाग हैं। एक तो हो गया कोण पर, ये जो कोण के ऊपर का भाग है ये सारा कोण पर है। जो कोण के अंदर का भाग है ये सारा, जो इन दोनों भुजाओं के अंदर का जो सारा भाग है ये सारा, ये इसे हम कहेंगे कोण के अभ्यंतर। और जो कोण के बाहर का भाग है सारा, इसे हम कहेंगे कोण के बहिर्भाग। त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है, ये तो भी मैंने आपको बताया ही है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। अब देखिए अगर ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है, तो अगर हम इन तीनों कोणों को 1 2 3, अगर इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा 180 आना चाहिए। ये देखिए अगर इन्हें भी हम जोड़ देंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 180। अगर आपका आंसर 180 नहीं आता है तो इसका मतलब वो एक त्रिभुज नहीं है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी पर एक रफ चित्र खींचिए। ए बी सी हमने बनाया, ए बी और सी। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए। ये रहा, ये P अंकित कर दिया। उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। ये रहा बहिर्भाग में। इसे यहाँ, जरूरी नहीं यहाँ करूँ, मैं इसे यहाँ भी कर सकती हूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ, कहीं भी कर सकती हूँ, बस त्रिभुज के बाहर की साइड होना चाहिए। तो Q अंकित कीजिए। बिंदु A उसके अभ्यंतर में स्थित है। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। देखो ये जो बिंदु है ना तो इसके अभ्यंतर में है ना इसके बहिर्भाग है, ये त्रिभुज पर स्थित है। हमने 3 भाग पढ़े थे ना, अभ्यंतर, बहिर्भाग और त्रिभुज पर, तो ये त्रिभुज पर स्थित है। बिंदु A न तो त्रिभुज के ABC के अभ्यंतर में स्थित है, नहीं बहिर्भाग में स्थित है। बिंदु A तो त्रिभुज के शीर्ष पर है। जाएं, और चतुर मतलब 4, तो 4 भुजाओं से मिलकर जो बनी हुई बंद आकृति होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं।
चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। इसकी चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। जब भुजाएं चार हैं इसकी, ये रहा एक चतुर्भुज, जब इसकी भुजाएं ही चार हैं तो कोण भी तो चार हुए। देखो ये रे, 1 2 3 4। एक त्रिभुज की ही तरह आप इसके अभियंतर को देख सकते हैं। हाँ देखो ये रहा, ये सारा भाग जो है, ये सारा भाग जो है इसका क्या है, अभियंतर है। त्रिभुज की भुजाएं और कोण, अब देखो चतुर्भुज की भुजाएं और कोण। चतुर्भुज ए बी सी डी, ये रहा ए बी सी डी। ए बी सी डी में चार भुजाएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो है ए बी, ये रही ए बी, एक कौन सी है बी सी, एक सी डी और एक डी है, ठीक है। और इसके चार कोण कौन से हैं, ये मैंने अभी आपको जैसे इसमें बना के दिखाए थे, ये क्या है, ए बी सी और डी। तो चार कोण कौन से हैं? एक तो ए, एक बी, एक सी और एक डी। अब त्रिभुज के आसन क्या होती हैं? किसी त्रिभुज ए बी सी डी में ए बी और बी सी आसन भुजाएं हैं। देखो यहाँ पे मैं यहाँ बनाती हूँ मैं आपके लिए त्रिभुज। ए यहाँ ले लेते हैं, ए बी सी और डी, है ना। तो अब मैं क्या कह रहे हैं इसमें, आसन मैंने आपको क्या बताया था, आसन भुजाएं वो भुजाएं होती हैं जिन दोनों भुजाओं में एक कम से कम कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो। जैसे ए बी और बी सी में जो उभयनिष्ठ बिंदु है बी है, पर ए बी और डी सी की अगर हम बात करें तो इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो आसन भुजाएं कौन कौन सी हुई, ए बी और बी सी, ये आसन हुई। ए बी और बी सी ये आपस में आसन भुजाएं हुई। और कौन सी हो सकती हैं, बी सी और सी डी, ये आसन भुजाएं हुई। और कौन सी हो सकती हैं, सी डी और डी ए, ये आसन हो सकती हैं। और कौन सी हो सकती हैं, डी ए और ए बी, ये आसन हो सकती हैं। समझ आया आपको आसन भुजाएं? इस चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख तो मैंने आपको बताया जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ए बी और डी सी सम्मुख है और ए डी और बी सी सम्मुख है। सम्मुख भुजाओं के अन्य युग्म बी सी और डी ए हैं। ये भी आपको समझ आया होगा, सम्मुख भुजाएं और आसन भुजाएं। अब देखो इस चतुर्भुज में ए बी और डी सी सम्मुख भुजाएं हैं। ये तो यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको भी बताया। और अब हम चलते हैं आगे की साइड। चतुर्भुज की सम्मुख कोण कौन से होते हैं? देखो ये रहा, ये एक चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोण कौन से होंगे? देखो एंगल ए और एंगल सी, चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण है। अब देखो मैं यहाँ बताती हूँ, ए बी सी और डी। तो देखो एंगल ए और एंगल सी ये इसके सम्मुख कोण है। ऐसे ही एंगल डी और एंगल बी ये सम्मुख है। देखो ये इसके सामने है ना, और ये इसके सामने है, तो ये इनके सम्मुख कोण हुए। चतुर्भुज के आसन कोण वही होंगे जो एक ही भुजा पर बने हुए हैं। तो ए और डी आसन हो सकते हैं, ए और बी आसन हो सकते हैं, या फिर बी और सी एक दूसरे के आसन हो सकते हैं, और अगर सी और डी एक दूसरे के आसन हो सकते हैं। तो एंगल डी और एंगल सी भी आसन कोण है, एंगल ए और एंगल बी भी आसन कोण है। अब देखिए जो रिमेम्बरिंग पॉइंट है वो कौन से हैं यहाँ पे। चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। चार भुजाएं क्योंकि इसको शीर्ष के एक क्रम के अनुसार नामांकित करना है अगर हमें, तो हम कैसे करेंगे। किसी चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी ए डी और बी सी सम्मुख भुजाओं के युग्म है। अभी हमने पढ़ा सम्मुख भुजाएं कौन सी होती हैं। और एंगल ए और सी, बी और डी, ए और सी तथा बी और डी सम्मुख कोणों के युग्म हैं। ए और बी आसन कोण हैं। ऐसे ही आसन कोणों के तीन युग्म हैं। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना, जैसे डी और ए ये कौन से कोण हुए, आसन। पर अगर हम सम्मुख कोण की बात करें तो ए का सम्मुख कोण सी है और बी का सम्मुख कोण डी है। और आसन कोणों की बात करें तो जो एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं वो आसन कोण कहलाते हैं। आगे चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर एस का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इसके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। देखो ये है एक चतुर्भुज। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक हम ये खींचा हमने, एक लाइन ड्रॉ करी, ये इसका विकर्ण हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया। मैंने आपको क्या बताया था विकर्ण क्या होते हैं। देखो ये इसका शीर्ष है,
और इसका सम्मुख शीर्ष कौन सा होगा, ये वाला। तो जब हम किसी भी चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्षों को मिला देंगे तो इसका विकर्ण बन जाएगा। जैसे ए बी सी और डी है तो क्या विकर्ण हुआ, ए सी विकर्ण हुआ। ऐसे ही बी के सम्मुख शीर्ष कौन सा है, डी। तो अगर मैं बी और डी को मिला दूंगी तो बी डी भी क्या हुआ, ये भी इसका विकर्ण हुआ। तो विकर्ण अब इसमें क्या है, इसमें पी आर और एस क्यू विकर्ण है। विकर्ण पी आर और विकर्ण एस क्यू एक दूसरे को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो यहाँ पे इसे काट रहे हैं ना, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जो कि त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है। तो इन्होंने पूछा था कि क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज के अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में। तो ये हमें इससे देखने, विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कभी भी बहिर्भाग में हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अंदर ही होगा, क्योंकि अंदर ही एक दूसरे को काट रहे हैं। जब अभ्यंतर में एक दूसरे को काट रहे हैं तो बिंदु भी तो अभ्यंतर में ही होगा। सेकंड क्वेश्चन, चतुर्भुज के एल एम एन का एक रफ चित्र खींचिए और बताइए। देखो हमने एक रफ चित्र खींचते हैं के एल एम एन का। अब देखो इसमें क्या क्या बताना है, सम्मुख भुजाओं के दो युग्म बताने हैं। सम्मुख भुजाओं के दो युग्म कौन कौन से, सम्मुख भुजाओं के युग्म, युग्म मतलब जोड़े। देखो कौन से हैं, के एल और एम एन, के एल और एम एन, यही तो ही सम्मुख भुजाएं, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और क्या हो सकते हैं, के एन और एल एम, ये हो सकते हैं। अब क्या है, सम्मुख कोणों के दो युग्म, सम्मुख कोण, एन का सम्मुख कोण कौन सा है, एल, तो एन और एल, और के का सम्मुख कौन सा है, एम, तो के और एम। अब आसन भुजाओं के दो युग्म बताने हैं। देखो के और एम था इसका, एल और एम। आसन भुजाओं के दो युग्म बताने, तो उसमें क्या आएगा, के एन और एन एम। देखो कैसे, के एन और एन एम, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ बिंदु है एन, और इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे हो सकता है के एल और एल एम, ये भी हो सकता है क्योंकि इनका उभयनिष्ठ बिंदु एल है। आसन कोणों के दो युग्म, आसन कोण कौन कौन से हुए, के है तो के और एन हो गया आसन कोण, और एल और एम हो गया आसन कोण। अब देखिए, पट्टियां और उन्हें बांधने की वस्तुएं लेकर एक त्रिभुज बनाइए। पट्टियां ली हमने और उनमें बांधने की वस्तु लेकर त्रिभुज बनाइए और एक चतुर्भुज बनाइए। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए। अब जो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को जब हम एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न करेंगे तो यही कार्य चतुर्भुज में भी करना है हमें। क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया, क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन आया? अब ये काम आप खुद करके देखेंगे और फिर बताएंगे। क्या त्रिभुज एक दृढ़ यानी कि रिजिड आकृति है? क्या कारण है कि विद्युत टावरों जैसी संरचना में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है और चतुर्भुजीय आकारों का नहीं? अब देखो, क्यों त्रिभुजीय आकार की होती हैं वो, क्यों ट्रायंगुलर शेप की होती हैं, चतुर्भुज शेप की क्यों नहीं होती? देखो क्यों नहीं होती, नहीं, त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन चतुर्भुज के आकार में परिवर्तन आया। हाँ, त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है। देखो दृढ़ आकृति है, विद्युत टावरों जैसी संरचना में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है ताकि वह दृढ़ रहे, क्योंकि वो दृढ़ आकृति है ना एक, तो जिससे वो दृढ़ रहे और यानी कि मजबूत रहे और दबाव पड़ने पर इसके आकार में कोई परिवर्तन ना आए। देखो हमने जब त्रिभुज की पट्टी को दबाया था तो उसके में कोई परिवर्तन नहीं आया था, लेकिन चतुर्भुज में परिवर्तन आ गया था। तो ऐसे ही अगर जो टावर होते हैं हमारे विद्युत टावर, अगर वो चतुर्भुज की आकृति के होंगे और उस पर कोई दबाव पड़ा, कोई प्रेशर आया, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये तो सही नहीं है, तो इसलिए विद्युत टावर जैसी संरचना में त्रिभुज आकार का प्रयोग किया जाता है जिससे उनके आकार में कोई भी परिवर्तन ना आए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक हमारा समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।